हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज एक बार फिर से आपका दोबारा से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसे कि हमारे चैनल की टैगलाइन है ओनली स्टडी नथिंग एल्स, तो हम हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जो इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या आपने इसके बारे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से भी आप इसे जानते हो। इस परियोजना की शुरुआत 2019 में हुई। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ कब? 2019 में। और याद रखिएगा, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है बीजेपी गवर्नमेंट की। अगर मैं बात करूं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों लॉन्च किया गया। 2019 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई है 2024, और 2024 में भी ये प्रोजेक्ट जनरल इलेक्शन, जो आपके लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो टाइम लिमिट है वो 5 ईयर, 5 साल है। इस प्रोजेक्ट की जो फाउंडेशन सेरेमनी है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 10 दिसंबर 2020 को हुई, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी फाउंडेशन या इसकी नींव रखी गई। तो 10 दिसंबर 2020 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के तहत बेसिकली सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली का जो सेंट्रल हिस्सा, जिसे दिल्ली का दिल या सेंट्रल विस्टा भी कहा जाता है, उसको रीडेवलप किया जाएगा। उसे दोबारा से पुनरुत्थान करने की परियोजना ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहलाती है। अगर मैं बात करूं तो इसके तहत 971 करोड़ 971 करोड़ से, और आपकी न्यू पार्लियामेंट, देश की नई संसद का निर्माण किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ज़रूरत थी हमें नई संसद की? क्या पुरानी संसद के साथ हम आगे नहीं चल सकते थे, या इस प्रोजेक्ट के आ जाने से, नई पार्लियामेंट के बन जाने से पुरानी पार्लियामेंट के साथ क्या होगा? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेसिकली आपका राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो हमारा रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियों पे बसा हुआ है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के और आपका इंडिया गेट, जो कि आपका इंडिया गेट है, उसके बीच में जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हम राजपथ के नाम से भी जानते हैं, इस पूरे के पूरे रीजन को, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को रीडेवलप करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें, जब आप राष्ट्रपति भवन के पास जाते हो, तो राष्ट्रपति भवन के साइड में आपका नॉर्थ ब्लॉक है, एक साइड आपका साउथ ब्लॉक है। इसके साथ साथ इस साइड आपकी पार्लियामेंट है, भारत की संसद है, और इस साइड आपका वाइस प्रेसिडेंट हाउस या उपराष्ट्रपति भवन है। नई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन सभी चीज़ों को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को रीडेवलप करने में जो इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन फीचर है, वो हमारे देश का नया संसद भवन है। याद रखिएगा, न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है, वो इस प्रोजेक्ट का मेन फीचर है, मेन फीचर है। वैसे तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट 971 करोड़ है। इसके साथ साथ अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं, तो ये पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट में जिस दिन इसकी फाउंडेशन सेरेमनी या इसकी नींव रखी गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करेगा आत्मनिर्भर भारत को। तो इसका जो टैगलाइन रखी गई है, वो रखी गई है आत्मनिर्भर भारत। जो हमारे देश की प्रेजेंट पार्लियामेंट, जो हमारे देश की वर्तमान
वर्तमान संसद है उसी के पास एक 4 स्टोरी, एक 4 मंजिला नए भवन का निर्माण किया जाएगा और ये भवन ही भारत की नई संसद होगा। इस नई संसद का आकार त्रिभुजाकार होगा, याद रखिएगा ये ट्रायंगुलर शेप में होगी। और कई बार इस ट्रायंगुलर शेप को कंपेयर किया जाता है पेंटागन से। पेंटागन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर है, उससे कंपेयर किया गया है इसके आकार को। अगर मैं हमारे देश के नई संसद भवन की बात करूं तो नई संसद भवन का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो हमारे देश के वो हमारे देश के नेशनल सिंबल से इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित बहुत ही ज़्यादा है। अंदर के डिज़ाइन को देखने पे और आपको इसमें राष्ट्रीय प्रतीक काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। और राष्ट्रीय प्रतीक में भी इसमें बेसिकली लोटस, आपके कमल का फूल, पिकॉक, मोर और इसके साथ साथ बैनियान ट्री, बरगद के वृक्ष का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है। अगर आप नई संसद के लोकसभा चैम्बर को देखेंगे, लोकसभा चैम्बर को देखेंगे तो उसकी शेप पिकॉक या उसका जो पूरे का पूरा शेप है वो पिकॉक शेप या मोर के आकार में रखा गया है। उसकी थीम है पिकॉक शेप। इसके साथ साथ राज्यसभा का जो चैम्बर है उसकी जो थीम है वो लोटस या कमल के फूल के ऊपर रखी गई है। और इसके साथ साथ जो इनका सेंट्रल पार्ट है, जो इसका केंद्रीय कक्ष है, उसका जो थीम है वो आपका बरगद का वृक्ष रखा गया है। तो इन नेशनल सिंबल्स के ऊपर आपके देश की नई पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया जाएगा। नई पार्लियामेंट में काफ़ी चीज़ें अलग बनाई गई है जो कि पुरानी में नहीं थी। जैसे न्यू पार्लियामेंट को पेपर लेस किया जाएगा, उसमें डिजिटलाइज काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा चीज़ों को, नए स्पीकर्स लगाए जाएंगे। नए डिजिटल सिस्टम होने से वोटिंग वगैरह करना वहाँ पर काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पर अलग अलग सेपरेट वीआईपी लॉन्च बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ वहाँ पर सेपरेट ऑफिसेस बनाए जाएंगे अलग अलग आपके एमपीज़ या उस समय के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक रखा जाएगा ताकि इसके साथ पूरी तरीके से और अटेंडेंस को रेगुलेट किया जा सके। ये न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये न्यूज़ में काफ़ी इसलिए रही क्योंकि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए 200 पेड़ों को काटा गया। और इन पेड़ों को काटने के साथ ही जब इसका विरोध काफ़ी इन्वायरमेंट जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया तो सरकार ने ये कहा कि वो इनमें से ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज़ को और ट्रांसप्लांट करने का काम करेंगे। तो इसके लिए मेनली 200 पेड़ों को काटा गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग, जो हमारे देश की संसद की पुरानी बिल्डिंग रही है, उसके स्थान पर इस बिल्डिंग को क्यों बनाया जा रहा है या उसका बेसिकली क्या मकसद है। जो हमारे देश की पुरानी बिल्डिंग है उसका निर्माण उस समय किया गया जब अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को भारत की कैपिटल या राजधानी बनाया गया। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि वो भारत की राजधानी कैलकाटा से शिफ्ट करेंगे दिल्ली। और जैसे ही ये डिक्लेरेशन या ये घोषणा हुई कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आएगी, तभी इस चीज़ को बल मिलने लग गया कि दिल्ली में जो उस समय आपके डिज़ाइन होगा सेंट्रल दिल्ली का, जहाँ पे मेन आपके सेक्रेटेरिएट वगैरह होंगे, उनको डिज़ाइन कौन करेगा। अगर मैं बात करूं तो इसकी कंस्ट्रक्शन की, जिसे आज हम सेंट्रल दिल्ली कहते हैं, जहाँ पे आज आपका रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट वाला रीजन है, इसकी कंस्ट्रक्शंस 2 उस समय आर्किटेक्ट्स द्वारा की गई। उनका नाम था एडविन ल्यूटियंस
और सेकंड का नाम था हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर के इन सभी सेंट्रल विस्टा के जो भी बिल्डिंग्स हैं इनको डिज़ाइन किया था। इसीलिए इस रीजन को ल्यूटियंस दिल्ली भी कह देते हैं। इसको ल्यूटियंस दिल्ली इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। जब उन्होंने, जो आज आपकी ओल्ड पार्लियामेंट है, जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है, जब उन्होंने इसका डिज़ाइन किया तो इसको सर्कुलर डिज़ाइन में बनाया गया। याद रखिएगा, जो आपकी वर्तमान पार्लियामेंट है वो गोलाकार में है और इसमें 3 चैम्बर्स हैं। एरियल व्यू से देखने पे पता लगता है कि जो तीनों चैम्बर्स है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर सेपरेट किए गए हैं। अगर हम देखें तो 120 डिग्री के एंगल पर एक साइड आपको लोकसभा चैम्बर नज़र आएंगे, दूसरी साइड आपको राज्यसभा चैम्बर नज़र आएंगे और जो थर्ड पार्ट है उसे डिज़ाइन किया गया है लाइब्रेरी के रूप में। तो बेसिकली लोकसभा, राज्यसभा और ये है आपका थर्ड लाइब्रेरी। इस समय जो प्रेजेंट आपकी लोकसभा है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 550 बैठ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें नई पार्लियामेंट या नई संसद भवन की ज़रूरत क्या थी। इस समय तो जो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो इस समय 543 है। और अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की भी बात करूं तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो भी 552 है, जबकि इसमें सीटिंग कैपेसिटी 550 पहले से ही है। इसको दोबारा से रीडेवलपमेंट करने के लिए हमको थोड़ा सा पोल साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ 1951 में 1951 में जब पहली बार जनरल इलेक्शंस या जब पहली बार आम चुनाव हुए तो उस समय एलोकेशन ऑफ सीट्स या सीटों का जब बंटवारा किया गया लोकसभा की सीट, तो बेसिकली लोकसभा की सीट उस समय पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर रखी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की पॉपुलेशन के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बना दिया गया। 10 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करता था और ये डिसाइड किया गया कि चूँकि देश की पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती, देश की पॉपुलेशन है वो लगातार घटती या बढ़ती रहती है, हर 10 साल बाद इसको लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को रिवाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन चेंज होगी तो इनकी सीटों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। और ऐसा कहा गया कि ऐसा हर कितने साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। होता क्या है कि 1970 में, इसके बाद 1970 1970 में, और जिस समय आपकी इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आता है, परिवार नियोजन का, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए और फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आती है इंदिरा गांधी। फैमिली प्लानिंग की वजह से पूरे भारत में और लोगों को उस समय जागरूक किया गया या कंपेल किया गया एक तरीके से कि वो अपनी फैमिली को प्लान करे या अपने परिवार का आकार छोटा करे। फैमिली प्लानिंग के इस कॉन्सेप्ट का साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ा और इसके कंपैरेटिवली जो आपका नॉर्थ इंडिया है, आपका उत्तरी भारत है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही कम पड़ा। इसके आने के बाद से नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हुई, जबकि साउथ इंडिया में काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कम हुई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो गई जैसे कि साउथ इंडिया, तो वहाँ पर लोकसभा की सीटें भी कम हो जाती और नॉर्थ इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हुई वहाँ पे लोकसभा की सीटें क्या हो जाती, ज़्यादा, क्योंकि लोकसभा की सीटें तो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही बनती है। इस चीज़ को देखते हुए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां संवैधानिक
संशोधन किया गया और ये संवैधानिक संशोधन हुआ आपका 1976 में, 1976 में। और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत ये किया गया कि 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को फ्रीज्ड कर दिया गया कि 2001 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। 2001 आता है। अब 2001 में और इसका बदलाव करना था, लेकिन 2001 में फिर से जब आपकी बीजेपी गवर्नमेंट थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो उस समय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84वां संवैधानिक संशोधन होता है आपका कब, 2001 में। और इसके तहत ये कह दिया जाता है कि अगले 25 सालों तक 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें अनचेंज्ड रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली इस समय हम 2021 में हैं। अभी आने वाले समय में 2026 में गवर्नमेंट कंपेल हो जाएगी कि इतने लंबे समय से जो डिमांड पेंडिंग्स पड़ी है उसे दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, और रिवाइज़ किया जाएगा तो आपकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। अब अगर इस तरीके से इनको रिवाइज़ ना किया जाए तो क्या होगा, देखिएगा। अगर मैं बात करूं, हम नेक्स्ट वीक में या मे बी 1 या 2 दिन में पोल साइंस की क्लासेस को शुरू करेंगे, और पोल साइंस की क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेलिमिनेशन। अगर मैं बात करूं डेलिमिनेशन कमीशन की, तो डेलिमिनेशन कमीशन को हिंदी में हम कहते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन 1951 में किया गया। परिसीमन आयोग है क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 82वां अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक चुनाव की समाप्ति पर, जब भी कोई इलेक्शन ख़त्म होता है तो उसके बाद भारत की राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो लोकसभा या राज्यसभा की सीटों को रिवाइज्ड कर सकते हैं, और इसे ही हम डेलिमिनेशन कमीशन कहते हैं। इस डेलिमिनेशन कमीशन के तहत ही इस समय हर 10 साल बाद लोकसभा की या राज्यसभा की सीटों को रिवाइज करना होता है। लेकिन वर्तमान में अभी तक आज़ादी से लेकर के अब तक बेसिकली इन सीटों को ज़्यादा बार रिवाइज्ड नहीं किया गया है। सरकार ने 76 में इसको फ्रीज कर दिया 2001 तक, और 2001 में इसको फ्रीज कर दिया 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि साउथ इंडिया जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक जो लोकसभा का सदस्य है, वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के 1.8 मिलियंस लोगों को। मतलब 1.8 मिलियन जो लोग हैं लगभग, वो उनका रिप्रेजेंट करता है एक आपका एमपी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तमिलनाडु से आता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में एक एमपी रिप्रेजेंट करता है 3 मिलियंस ऑफ पीपल्स। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 30 लाख लोगों के बीच में। तो बेसिकली इन लोगों की वोट की जो पावर है उसमें डिफरेंस है, वोट की वैल्यू में डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू तमिलनाडु के एक व्यक्ति की वोट से कहीं कम है। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों की वोट की वैल्यू को एक किया जाए, और इन लोगों की वोट की वैल्यू एक तभी होगी जब नई डेलिमिनेशन कमीशन या परिसीमन आयोग के तहत 2026 में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को रिवाइज किया जाएगा। और एक अनुमान है कि 2026 में जब ये सीटें रिवाइज्ड होगी, तब ये सीटें रिवाइज होने के बाद आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 से बढ़ कर के 848 हो जाएंगी। और अगर ये 848 हो गई तो प्रेजेंट में लोकसभा में इतनी सीटिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं, और इसी को देखते हुए नए लोकसभा की निर्माण करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और जो आपकी नई लोकसभा बनेगी उसके अंदर 888 की सीटिंग की क्या रखी जाएगी, कैपेसिटी रखी जाएगी।
यही रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट के तहत और नई पार्लियामेंट को बनाने की अनुमति मिली। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर के और काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट क्या हैं? कई आर्ग्यूमेंट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि कि जो इस समय कोविड की सिचुएशन चल रही है और जो कोविड की इस सिचुएशन के समय आपकी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ऐसी ख़राब कंडीशंस के दौरान जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, उस समय 20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे करके और इसके ऊपर काम चलाना ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ऐसा टाइम पीरियड जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का जीडीपी ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा गिर गया था, उस समय इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देना बहुत ही गलत है। सेकंड, ऐसा करने से एमपीज़ बढ़ेंगे, एमपीज़ के बढ़ने से उनकी सैलरी, उनकी सिक्योरिटी का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा और ये भी हमारे जैसे डेवलपिंग देश की इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा गया है कि जो वर्तमान सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के और आने वाले समय में कोई ना कोई नया कानून पास करने वाली है। और जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से 2061 तक आते आते ये भी माना जा रहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो भारत की जनसंख्या है, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। स्टेबलाइज होने का मतलब है बेसिकली वो एक जगह पे रुक जाएगी और इसके बाद स्टेबलाइजेशन के बाद धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन या गिरावट का दौर शुरू होगा। और अगर गिरावट का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद लोकसभा की सीटें फिर कम हो जाएगी। तो ऐसा हो जाने की वजह से और हमें नई पार्लियामेंट हाउस को बनाने की इस समय कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपका न्यू न्यू जो आपका ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके आ जाने से और क्या होगा कि जो आपका सेंट्रल दिल्ली है, जो सेंट्रल दिल्ली जिसे हम कहते हैं, उसके आ जाने से और यहाँ पर हेरिटेज बिल्कुल भी नहीं बचेगा, नो हेरिटेज। और इसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पर पब्लिक कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो लोगों को फ्री स्पेस इस समय मिल रहा है, लोगों को फ्री स्पेस मिलना बंद हो जाएगा। आप भी इंडिया गेट जाते हो, इंडिया गेट जाके आप उसके साइड में जो पार्क्स वगैरह है वहाँ पे आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ बैठते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन न्यू सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आ जाने से और बेसिकली वहाँ वो जो रीज़न है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सिक्योर कर दिया जाएगा और वहाँ पे ह्यूमन एंट्रेंस और जो आपका बेसिकली घूमने फिरने की जगह है राजपथ के साइड में, उसको पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इससे पब्लिक स्पेस एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसी रीज़न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर एक समय रोक भी लगा दी गई थी इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की अनुमति दे दी। फोर्थ, इस प्रोजेक्ट के आ जाने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न रहा है वो रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया फेवर। बताते हैं कि 59 ईयर्स ओल्ड, 59 साल ओल्ड जो हैं बिमल पटेल जो कि काफ़ी क्लोज रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। क्योंकि जिस समय आपका अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट बना था, साबरमती रिवर फ्रंट को डिज़ाइन करने वाले भी आपके बिमल पटेल थे। और इसके साथ साथ प्रेजेंट डे में जो रीडेवलपमेंट चल रहा है बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसको भी रीडेवलप कर रहे हैं बिमल पटेल। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके भी आर्किटेक्ट कौन रहे हैं? बिमल पटेल। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी फेवर किया गया है देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसे, और यही रीज़न है कि लोग इसका अपोज या इसका विरोध बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक सॉलिड चीज़ और भी इसके आर्गुमेंट्स में है और वो ये है कि हमारे देश की जो
पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अभी इतनी भी पुरानी नहीं है कि उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सके। काफ़ी एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो 1793 में बनी और अब तक वो फंक्शनिंग में है। यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है वो 1870 में बनी और अब भी वो फंक्शनिंग में है। इसके साथ साथ इटली की अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो इटली की पार्लियामेंट 1505 में बनी, आज भी फंक्शन में है। स्पेन की पार्लियामेंट 1814 में बनी। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट 1884 में बनी और अब भी वो फंक्शनिंग में है। जबकि इंडिया की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है, वर्तमान में जो संसद है, इसका इनॉग्रेशन 1927 में किया गया। किसके द्वारा? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो 1927 में बनी हुई ये बिल्डिंग इतनी पुरानी नहीं है कि सरकार इसके लिए एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करे। सरकार इसके फेवर में, इस प्रोजेक्ट के फेवर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताती है वो डेलिमिनेशन कमीशन के बारे में बताती है कि आने वाले समय में 2026 तक हमारी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी के लिए हमें नई पार्लियामेंट को बनाने की ज़रूरत है। नई पार्लियामेंट बनने के साथ साथ और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा कि बेसिकली जो आपका नॉर्थ ब्लॉक और जो आपका साउथ ब्लॉक है, जो इस समय एक्सेसिबल नहीं है, आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को एक्सेसिबल बना दिया जाएगा। एक्सेसिबल बनाने के साथ साथ उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा म्यूजियम्स पे, आम लोग वहाँ पर आ जा सकेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के तहत नए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जाएगा और नए केंद्रीय सचिवालय के बन जाने से वहाँ पर सभी मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग ऑफिस बनाए जाएंगे। नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नया प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ न्यू वाइस प्रेसिडेंट के हाउस को भी बनाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसके साथ साथ सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए वहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की भी एक बिल्डिंग को बनाया जाएगा। तो ये सब था हमारे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमसे और नया क्या पढ़ना है या आप क्या नया पढ़ना चाहते हो। बेसिकली पोल साइंस की वीडियोस हम नेक्स्ट 2 या 3 डेज, अगले नेक्स्ट 2 या 3 डेज में अपलोड करनी स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।